अब आता है फॉरेन ट्रेड। इंडिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था एंशिएंट टाइम से, पर जो कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए नीतियां लाई जो काफी एक तरह से लिमिटेशंस लगाने वाली थी, या जो ट्रेड और टैरिफ जो है लगाए गए कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, उससे जो है हमारे जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, या जो वॉल्यूम था इंडिया के फॉरेन ट्रेड का, उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। अब इंडिया जो है एक तरह से एक्सपोर्टर हो गई थी प्राइमरी प्रोडक्ट्स की, जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट की, और इंपोर्टर बन गई थी जो फिनिश कंज्यूमर गुड्स आ रहे थे, जैसे कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स, जैसे हल्की हल्की मशीनरी जो प्रोड्यूस करी जा रही थी फैक्ट्रीज में ब्रिटेन की, उनका। सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक मोनोपोली तरह की जो है, वो मोनोपोली वाला जो होता है ना कि हमारी अपनी सिर्फ एक हम है जिनका कंट्रोल है, सारे इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर अपना अधिकार एक तरह से उन्होंने कर लिया था। नतीजा क्या हुआ कि आधे से ज्यादा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था अब वो ब्रिटेन तक सीमित हो गया, जबकि जो बाकी था उसको कुछ और कंट्रीज के लिए अलाउ कर दिया गया, जैसे चाइना, सिलोन, पर्शिया। जो स्विस कैनाल की ओपनिंग हुई उससे जो ब्रिटिश कंट्रोल था इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे वो और ज्यादा बढ़ गया। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इंडियन फॉरेन ट्रेड की थी पूरे की कॉलोनियल पीरियड के दौरान, वो ये था बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट जो है उसको जनरेट करना। ये जो इतना ज्यादा बहुतायत में हो रहा था, ये किसके कीमत पर हो रहा था, हमारी कंट्री की इकोनॉमी की वजह से। बहुत सारी जो मुख्य कमोडिटीज होती हैं, जैसे अनाज है, कपड़ा है, केरोसिन है, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि इनकी कितनी ज्यादा शॉर्टेज हो रही है डोमेस्टिक मार्केट में। साथ ही साथ ये जो एक्सपोर्ट हो रहा था, इतना ज्यादा सरप्लस जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था, इससे इंडिया में कोई गोल्ड या सिल्वर तो आ नहीं रहा था। इसका इस्तेमाल किसके लिए हो रहा था, पेमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए या पेमेंट करने के लिए उन खर्चों पे जो कि ऑफिस सेटअप करने पड़ रहे थे कॉलोनियल गवर्नमेंट को ब्रिटेन के अंदर, उस पर खर्च किया जा रहा था। वॉर के खर्चों को पूरा करने के लिए, या ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो क्या कहते हैं ने लड़ा उसके लिए, इंपोर्ट जो इनविजिबल आइटम्स का हो रहा था उनके लिए, इन सबको जो है खर्चों को पूरा करने के लिए इस पेमेंट का इस्तेमाल हो रहा था। नतीजा क्या हुआ, हमारी जो इंडियन वेल्थ है वो पूरी की पूरी खाली हो गई। फिर है डेमोग्राफिक कंडीशन। बहुत सारी डिटेल्स जो है पॉपुलेशन के ब्रिटिश इंडिया ने जो है सबसे पहले कलेक्ट किए एक सेंसस यानी जनगणना के थ्रू 1881 में। कहने को कुछ लिमिटेशंस भी थी, पर इससे ये पता चला कि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक जैसी नहीं है। हर 10 साल के बाद जो है इस तरह की जनगणना जो है वो कराई जाने लग गई। 1921 से पहले इंडिया जो है अपनी पहली स्टेज में था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। जो सेकेंड स्टेज थी ट्रांजिशन की वो शुरुआत हुई उसकी 1921 के बाद। कहने को जो टोटल पॉपुलेशन थी इंडिया की वो, या जो रेट था पॉपुलेशन ग्रोथ का इस स्टेज पर, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा हाई नहीं थी। बहुत सारे सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो हैं वो भी इतने ऐसे नहीं थे कि वो बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक हो। ओवरऑल जो लिटरेसी लेवल का था वो 16% से भी कम था। फीमेल लिटरेसी लेवल बिल्कुल ना के बराबर था, लगभग 7%। जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज थी वो या तो अवेलेबल नहीं थी बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन के लिए, और अगर अवेलेबल भी थी तो वो बहुत ही ज्यादा पर्याप्त नहीं थी। वाटर या एयरबॉर्न डिजीजेस जो हैं वो तेजी से होती थी, और ज्यादा से ज्यादा उसमें लाइफ का रिस्क रहता था। जो ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज्यादा था, और खासतौर से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा था, लगभग 218 पर 1000 पे। जो आज का प्रेजेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 63 पर 1000 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, 32 ईयर्स थी, आज की 63 ईयर्स है। तो रिलायबल तौर पे जो डेटा होता है उसकी कमी होने के कारण बहुत मुश्किल था ये स्पेसिफाई करना कि किस हद तक पॉवर्टी थी उस टाइम पे। पर हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत ज्यादा गरीबी थी इंडिया के अंदर कॉलोनियल पीरियड के दौरान, और जिसकी वजह से इंडिया की जो पॉपुलेशन है उस समय की, उसकी जो हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब है ट्रेड थ्रू स्विस कैनाल। जो स्विस कैनाल है एक तरह का आर्टिफिशियल वाटरवे है जो नॉर्थ से साउथ जो है रन कर रहा है एस्थमस ऑफ स्विस से नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में। ये पोर्ट सैड को जो कि मेडिटेरियन सी पे है उसको कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ स्विस से जो कि आर्म है रेड सी का। कैनाल जो है एक डायरेक्ट ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है शिप्स को जो कि ऑपरेट कर रहे हैं यूरोपियन या अमेरिकन पोर्ट्स के बीच में, या वो पोर्ट्स जो लोकेटेड हैं साउथ एशिया में, ईस्ट अफ्रीका में या ओशियाना में। जो भी चीज जरूरत होती है सेल करने के लिए अराउंड अफ्रीका, उन सब के लिए जो है ये एक तरह से हेल्प कर रहा है।
स्ट्रैटेजिकली तौर पे कहो या इकोनॉमिक तौर पे कहो, सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवेज है पूरी दुनिया का। इसकी ओपनिंग हुई थी 1869 में, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो बहुत कम हो गई थी और इंडियन मार्केट तक पहुंच बहुत आसान। फिर है हमारा अगला टॉपिक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था इंडिया का, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्किंग पर्संस का अलग अलग इंडस्ट्रीज में, सेक्टर्स में, वो बहुत ही कम साइन दिखाता है किसी भी बदलाव की। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, बहुत बड़े शेयर जो वर्कफोर्स का था, उसके लिए वो हमेशा 70 to 75% रहा, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग या और सर्विस सेक्टर्स थे वो सिर्फ 10 से लेके 15 to 20% ही। एक और स्ट्राइकिंग पहलू जो था वो था रीजनल वेरिएशन का। उस समय जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, यानी कि जो एरियाज हैं प्रेजेंट डे स्टेट्स के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक का, फिर महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन्होंने एक तरह से अनुभव किया, एक कमी आई। जो वर्कफोर्स की डिपेंडेंस थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें कमी आई, क्योंकि अब क्या हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स में बढ़त हो रही थी। एक इंक्रीज जो होता है वर्कफोर्स के शेयर का एग्रीकल्चर में, वो हो भी रहा था उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब के अंदर। मतलब अगर हम देखें तो उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में जहां वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में बढ़ रही थी, वहीं पर ये जो स्टेट्स थे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में वर्कफोर्स बढ़ रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलोनियल रेजिमी में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे रेलवेज हैं, पोर्ट्स हो गए, वाटर ट्रांसपोर्ट्स हैं, पोस्ट और टेलीग्राफ्स हैं, ये इनका डेवलपमेंट हुआ। जो रियल मोटिव था इस डेवलपमेंट के पीछे वो ये नहीं था कि बेसिक एमिनिटीज जो है लोगों को प्रोवाइड करनी है, बल्कि अपना जो कॉलोनियल इंटरेस्ट है उसको सर्व करने के लिए इन्होंने ये डेवलप कराया। रोड्स जो कंस्ट्रक्ट करी गई इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल के आने से पहले, वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए फिट नहीं थी। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है फंड्स की कमी के कारण इसको और ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। जो रोड उस वक्त बनी गई थी वो खाली ये था कि आर्मी जो है इंडिया के अंदर उसको मूव किया जा सके इधर उधर, या फिर जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कंट्री साइड से पास के रेलवे स्टेशन तक ले जाया जा सके या पोर्ट तक, ताकि उनको इंग्लैंड या और जो फॉरेन डेस्टिनेशन है वहां तक भेजा जा सके। तो ऑल वेदर रोड्स जो है उनकी बहुत ज्यादा कमी थी और रूरल एरियाज तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता था रेनी सीजन के दौरान। तो जो लोग खास तौर से इन इलाकों में रहते थे उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी या फिर कोई बीमारी फैल जाती थी। जो ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में 1850 में, उसको उनका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाने लगा। रेलवेज के कारण जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का ढांचा था उस पर असर दो तरीकों से पड़ा। एक तो क्या हुआ, अब लोग जो है ज्योग्राफिकल या कल्चरल बैरियर तोड़कर लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करने लगे। दूसरा क्या हुआ, इसमें जो है इंडियन एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, जिसके कारण जो एक गांव की अपनी इकोनॉमी थी इंडिया की, उसकी जो एक सेल्फ सफिशिएंसी थी उस पर काफी बुरा असर पड़ा। जो वॉल्यूम था इंडिया के एक्सपोर्ट ट्रेड का, वो उसमें कोई शक नहीं है उसका विस्तार हुआ, और उसका जो फायदा था वो इंडियन लोगों को बहुत कम मिल पाया। रेलवेज के इंट्रोडक्शन होने के कारण सामाजिक तौर पे जो फायदा हुआ लोगों को इंडिया में, वो कह सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा था, कि जिसके मुकाबले अगर हम कंट्री का जो इतना बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ उसको देखें तो सामाजिक तौर पर इंडियन लोगों को रेलवे से काफी फायदा हुआ। जब रेलवेज और रोड का डेवलपमेंट हुआ तो साथ साथ जो है कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ कदम उठाए कि जो इंडिया का सी या लैंड ट्रेड्स है इनलैंड, उनको जो है बढ़ाया जाए। पर ये जो मेजर्स उन्होंने उठाए ये उतने ज्यादा संतुष्टजनक नहीं थे। जो इनलैंड वाटरवेज थे वो काफी हद तक अनइकोनॉमिकल प्रूव हुए, जैसा कि अगर हम उड़ीसा कोस्ट पे जो कोस्ट कैनाल बना था उसके केस में देखें। कहने को जो कैनाल बनाया गया था वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के खर्चे पर बनाया गया था, लेकिन तब भी वो रेलवेज के साथ कंपीट करने में फेल हो गया। और हुआ क्या कि जो रीजन बिल्कुल कैनाल के पैरेलल था, पानी उसमें घुस गया और उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे के पूरे क्षेत्र को खाली करना पड़ा। जो एक्सपेंसिव सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ के इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए, उससे क्या हुआ, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी मेंटेन करने में काफी आसानी मिली। पोस्टल सर्विसेज दूसरी तरफ जो है कहने को एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल पब्लिक पर्पस के लिए उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, पर वो उतने ज्यादा पर्याप्त नहीं रहे।
इन सब के बारे में जो है, जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर थे, इनके स्टेटस के बारे में आप चैप्टर 8 में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फाइनली हम अपने चैप्टर के कंक्लूजन को देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। जिस समय इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस मिली, जो 200 साल लंबा कॉलोनियल ब्रिटिश रूल का जो इम्पैक्ट था, वो अपने पूरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी पे उसके सारे पहलू को दर्शा रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें लेबर की भरमार थी और उत्पादन जो है वो बहुत ही कम था। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जो है कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन के कारण, डाइवर्सिफिकेशन के कारण, कैपेसिटी बिल्डिंग के कारण या जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसके लिए जो है कहीं ना कहीं उसकी एक मांग थी। वो भी चाह रहा था कि उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जाए, डाइवर्सिफाई किया जाए, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो बढ़ाई जाए या पब्लिक इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ाया जाए। फॉरेन ट्रेड जो हो रहा था उसका मेन क्या काम था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो ब्रिटेन में आया था उसकी भरपाई करना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थी जिसमें रेलवे नेटवर्क, उसको जो है क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किया गया, अपग्रेडेशन की जरूरत थी, एक्सपेंशन की जरूरत थी, पब्लिक ओरिएंटेशन की जरूरत थी। लेकिन जो गरीबी या जो बेरोजगारी थी जो हमारे इंडिया में उस वक्त बहुत ज्यादा थी, उसको खास तौर से जरूरत थी कि एक ऐसी भलाई वाली जो है स्कीम लाई जाए जिससे पब्लिक की जो इकोनॉमिक रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं उनको जो है थोड़ा और बढ़ावा मिल सके। तो कहने का ये है कि सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं कंट्री के सामने बहुत ज्यादा थे। अगर चैप्टर का क्विक रिकैप देखें तो जो इकोनॉमी की समझ है इंडिपेंडेंस से पहले उसको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किस हद तक जो डेवलपमेंट जो है इंडिपेंडेंट पीरियड के बाद हमने हासिल किया उसको जानें और उसको अप्रिशिएट करें। कॉलोनियल ट्रेजेडी जब था तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की वो मेनली जो है अपने जो ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए थी, और बजाय हमारे यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको डेवलप करने की या उनके लोगों की भलाई के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है लगातार एक तरह से स्थिरता बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटेशन नहीं हो रहा था क्योंकि जो लार्जेस्ट सेक्शन था इंडियन पॉपुलेशन का वो पूरी तरह से अपनी क्या कहते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए उस पर निर्भर था। उसके बाद इतना था नहीं कि वो उसको अपने लिए भी यूज कर सके या मार्केट में भी उसको बेच सके। सिस्टमैटिक पॉलिसीज जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट द्वारा करी गई उससे क्या हुआ, इंडिया की जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो कोलैप्स कर गई बिना किसी योगदान के और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, और उनको जो है एक तरह से मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस के द्वारा जो है रिप्लेस कर दिया गया। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज की कमी थी, बहुत ज़्यादा लगातार प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी, फैमिन सूखे पड़ रहे थे, उसके कारण जो इंडियन लोग थे उनकी जो है हालत और ज़्यादा खराब हो गई और नतीजा क्या हुआ, जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कुछ एफर्ट्स जो है किए गए कॉलोनियलिज्म के द्वारा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए, पर ये जो एफर्ट्स थे उनके वो पूरी तरह से अपने स्वार्थ निहित थे क्योंकि जो इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट थी वो इसी पर आधारित हुई, इसी पर ही बनी और कंट्री का जो फ्यूचर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट था वो इसी के ही आधार पर फिर आगे चलकर बना। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।